students, today we are starting chemical properties of aldehydes and ketones. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी को अब हम स्टडी करेंगे कि ये केमिकल कौन कौन से रिएक्शन शो करवाते हैं। ये जैसे आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बस एल्डिहाइड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके एक साइड एच होता है, एक साइड आर होता है। बट कीटोन के केस में दोनों साइड आर होता है, आर मतलब एल्काइल ग्रुप। ओके, पोलर कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मेक देम मोर रिएक्टिव। देखो ये वाला जो ग्रुप है ये बहुत हाईली पोलर होता है। कार्बोनिल ग्रुप इज वेरी वेरी हाईली पोलर, इसलिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। ओके, क्लियर। The presence of H atom on the carbonyl group of aldehyde makes them much more reactive than ketones। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड है आपके पास और ये कीटोन है, अगर इनका आपस में कंपैरिजन करना हो कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्डिहाइड्स विल बी मच मोर रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू कीटोन्स। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे एक साइड एच होना, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के साइड एक साइड में एच होता है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू कीटोन। आगे मैं बताऊंगा रीजन क्या है इसका। This H atom also responsible for many reactions in which aldehydes differ from ketones। तो यही H atom जो है कई डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो एल्डिहाइड ही सिर्फ शो कर सकता है, कीटोन शो नहीं कर सकता, बिकॉज एल्डिहाइड इज मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ओके, क्लियर। और ये डिफरेंस क्यों आता है ये अभी आगे मैं करवाऊंगा आपको, अभी इसका थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो। अब जैसे आगे है आपके पास, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 7 कैटेगरीज। इसमें हमने 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है रिएक्शंस को जो एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करवाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहली टाइप होगी जो आपने पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में एडिशन करवाना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड टाइप होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन भी होगी, मतलब पहले आपके पास एडिशन होगी उसके बाद एलिमिनेशन होगी, दोनों स्टेप हो, 2 स्टेप होंगे इसमें। थर्ड है रिडक्शन रिएक्शन, फोर्थ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिफ्थ है हेलोजनेशन, सिक्स्थ है रिएक्शन विद एल्कलीज, एल्कली समझ गए आप, बेस। उसके बाद सेवंथ है मिसलेनियस रिएक्शन, इसमें कुछ एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम। ओके, क्लियर। और इसमें जितने भी नेम रिएक्शन आने वाले हैं ना आगे, जो भी आगे लेक्चर चलेंगे हमारे इनमें, जिनमें हम 7 कैटेगरीज को पढ़ने वाले हैं, जो नेम रिएक्शन आएगा वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड में एक्चुअली स्पेशली ऐसा होता है कि जैसे जब भी क्वेश्चन डलता है वो नेम रिएक्शन से ही होता है, कभी ऑलमोस्ट 70 to 80% टाइम, ठीक है। और कंपटीशन में भी ऐसे ही होता है ज्यादातर, ठीक है। ये नहीं कि बाकी रिएक्शंस नहीं करनी है, बट नेम रिएक्शन पे थोड़ा सा एक स्पेशल कहते हैं ना अटेंशन होती है, वो स्पेशल अटेंशन थोड़ी नेम रिएक्शन पे करनी है आपको। ओके, क्योंकि कन्वर्जन भी मोस्टली नेम रिएक्शन से ही डली होती है। अब हम टाइप 1 को आज डिस्कस करेंगे। टाइप 1 कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, इसका मैकेनिज्म, एक जनरल सा मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप, ये है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैकेनिज्म में हमने क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, ये हमें दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पहले सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसको पॉजिटिव चार्ज से लव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, इस कार्बन के ऊपर, तो ये इसके ऊपर अटैक होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, यू विल गेट दिस, जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये हो गया बाइंडिंग। ओके, क्लियर। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये कहीं ना कहीं से प्रोटॉन पकड़ के अपने साथ अटैच करवा लेगा और एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी द अल्टीमेट प्रोडक्ट विच यू विल गेट, इसको एडिशन प्रोडक्ट बोला जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास आता है रोल ऑफ एसिड कैटलिस्ट। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाएगा। आगे हम इसकी एग्जांपल्स करने वाले हैं, ठीक है। तब आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाएगा। एसिड को कैटलिस्ट यूज करने का फायदा क्या है,
देखो जब एसिड एज अ कैटलिस्ट होता है तो वो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर H पॉजिटिव आयन पहले ही अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ जब पहले अटैच हो जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पॉजिटिव की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ये वेट नहीं करता कि कार्बन के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके बाद मैं ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेके जाऊंगा। ये पहले ही वो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले जाता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लाइक दिस। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अब न्यूक्लियोफाइल को बेटर तरीके से अट्रैक्ट कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल और इजिली इसके ऊपर अटैक कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर फुल पॉजिटिव आ गया, अदरवाइज पार्शियल पॉजिटिव था पहले। इसलिए एसिड कैटालिसिस करने की वजह से क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाने वाला है वो बहुत इजीली अटैक करवा पाएगा इस कार्बन के ऊपर। ओके, बस ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन। ओके, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन आपको एसिड कैटालाइज्ड क्यों देखने को मिलती है वो भी हमने रीजन डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ डिस्कशन है थोड़ी सी, वो भी कर लेते हैं, देखते हैं पढ़ के क्या है। पहला, the attack of nucleophile on carbonyl carbon involves the formation of new carbon nucleophile bond and is the rate determining step। ये जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा इसमें ये जो पहला स्टेप है, दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कार्बोनिल की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की पावर 1 ये होगा, तो ये बायोमोलिकुलर हो गई ना इसकी काइनेटिक्स। ठीक, so this step is the slow step and that's why rate determining step। okay, clear। उसके बाद सेकंड क्या है, the ability of the electronegative atom to accommodate the negative charge facilitate the nucleophilic attack at carbon as acid do as a catalyst। वही बात होगी कि ऑक्सीजन जितनी जल्दी इसको डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर अकोमोडेट करेगा उतनी ही जल्दी कार्बन पॉजिटिव बनेगा, जितनी जल्दी कार्बन पॉजिटिव बनेगा उतनी ही जल्दी उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाएगा और अपना उसके साथ बॉन्ड बना पाएगा। ओके, तो ये हमने जनरल मैकेनिज्म कर लिया डिस्कस। ठीक, अब आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको बोला था एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, अब वो डिस्कस करेंगे। ये उसका सोल्यूशन है, आंसर है। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्टिव होते हैं, अब देखते हैं कैसे। उसके दो रीजन है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट कैसे, देखो ये हम रिएक्टिविटी किसके लिए बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन इससे डिटरमिन होती है कि कार्बन के ऊपर कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करवा पाएगा, और आप बोल सकते हो वो वाला कार्बोनिल ग्रुप उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो कीटोन्स के केस में, आप एल्डिहाइड के केस में आपको पता होता है कि एक साइड एच होना ही होना है, एक साइड हार आर हो भी सकता है या हो सकता है दोनों साइड एच ही हो, जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड के एग्जांपल। ठीक, और अगर एक साइड आर होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, कर पाएगा मतलब मुश्किल से कर पाएगा। ओके, क्योंकि पूरा खत्म नहीं हो जाता, रहता तो है। ओके, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर देता है। जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर इजीली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेंस होता है। वो उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए जो खुद उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो और वो दे दे, और वो खुद भूखा नंगा हो जिसके ऊपर उसने अटैक करना है। जैसे यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आता है ना इसके ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसके ऊपर। ठीक, बट कीटोन्स के केस में तो दोनों साइड आर लगाना पड़ेगा। तो अगर दोनों साइड आ रहा होगा तो दो साइड से प्लस का इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कीटोन का जो कार्बन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कभी हो ही नहीं पाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इतनी आ ही नहीं पाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अच्छे से अटैक करवा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए होता क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। The ease with which a nucleophile attacks the carbonyl group depend upon the electron deficiency of carbonyl carbon plus the effect reduces electron deficiency of
डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ठीक है। सेकंड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेंस होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो अगर कार्बोनिल के अराउंड ज्यादा डेंस ग्रुप हैं तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो हैं, ये जो डेंस वाले ग्रुप हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे, क्योंकि इनका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, न्यूक्लियोफाइल का भी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल। ओके। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज्यादा होती है? कीटोन्स में ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगा होता है। हालांकि एल्डिहाइड्स में, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो दोनों साइड एच ही होता है। ओके। बट अगर कोई और एल्डिहाइड होगा उसमें एक साइड ही ज्यादा से ज्यादा आर आ जाएगा, दूसरी साइड तो एच है ही है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इधर से अटैक करवा ही सकता है बड़े आराम से। बट कीटोन्स के केस में क्या होता है, बल्कीनेस दोनों साइड होती है, और बाकी डिपेंड करता है ये ग्रुप कैसा है। अगर ये ग्रुप ज्यादा बल्की है जैसे ये देखो, तो उससे अटैक और डिफिकल्ट होता जाएगा, और दोनों साइड से बल्कि हो रहा है इसलिए किसी भी साइड से अटैक नहीं हो पाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है। तो स्टेरिक इफेक्ट भी ज्यादा किसमें आता है? कीटोन्स में। इसलिए कीटोन्स स्टेरिक इफेक्ट की वजह से और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से लेस रिएक्टिव बन जाते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। as number and size of the surrounding alkyl group increases, the attack of nucleophile on the carbonyl carbon becomes more and more difficult due to crowding. Okay, and this crowding leads to the less reactivity of the ketones. Okay, आगे एक और क्वेश्चन बन के आता है, दैट इज जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन का मतलब समझ गए हो ना, जिनमें जो आर है ये बेंजीन रिंग आएगी। ओके, जैसे मान लो ये आपके पास ये वाला हो गया, दोनों बेंजीन रिंग हो जाए या दोनों में से कम एक बेंजीन रिंग हो जाए, ओके, दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, इसको बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। और जो एलिफेटिक में क्या होता है, दोनों जो है वो सिंपल चेन होती है। ओके, अब इसको मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा, वो आपको पता है। ठीक। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। उसका रीजन यही है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, जैसे अभी देखते हैं। जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कब आता है, जब रेजोनेंस में ऑक्सीजन ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, तब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। बट जैसे ही इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, बेंजीन रिंग प्लस आर इफेक्ट शो करवाएगी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है। ये ऐसा बोल लो, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करवाएगा बेंजीन रिंग के साथ, तो बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने शुरू कर देगी ऐसे। इससे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, उल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, फिर ये रेजोनेंस चल पड़ेगी ऐसे। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एक जगह लोकलाइज्ड ही नहीं रह रहा। और ऐसा कब हो रहा है, जब आपके पास एक बेंजीन हो, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है। जैसे ये रही कीटोन की एग्जांपल, ये रही एल्डिहाइड की एग्जांपल। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें ये कीटोन ग्रुप है। तो दोनों के केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव होके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाता है, जिससे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करवाएगा, उल्टा हो सकता है वो यहाँ पे अटैक करवा दे। ओके, हालांकि न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करवा नहीं सकते बेंजीन रिंग को, बट अंदर अंडर विगरस कंडीशन हो सकता है कि ऐसा हो जाए। ओके, तो इट मींस जो कार्बोनिल का कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन, which leads to the less reactive nature of aromatic aldehydes and ketones. Positive charge density of carbon got dispersed on benzene ring. Okay, कार्बन यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ऐड कर दें, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। गॉट इट। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन बने जो इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको बीच में इंक्लूड किया हुआ था। ठीक। अब हम शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की टाइप। कुछ एक एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे एडिशन ऑफ वाटर है लाइक दिस। ओके, तो फर्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करनी है। वाटर की एडिशन करने के बाद आपके पास बनेगा क्या, जेमिनल डायोल्स। जेमिनल का मैंने वर्ड बताया था क्या, जेमिनल का मतलब क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर ही दोनों ग्रुप लगे हों। और डायोल का मतलब समझ गए आप, दो अल्कोहल के ग्रुप लगे होंगे, दोनों एक ही कार्बन के ऊपर लगे हों। बट जेमिनल डायोल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, दे लीड्स टू गिव, ये वाटर लूज करके ये दोबारा का एल्डिहाइड बना देंगे। ओके,
बट वैसे आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन में वाटर जब ऐड होता है यू विल गेट जेमिनल डायोल। कैसे होता है, इसको ऐसे समझो, वाटर से H पॉजिटिव आयन निकलेगा और OH नेगेटिव आयन निकलेगा। OH नेगेटिव आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, उसकी वजह से ये इस प्रोटॉन को अपने ऊपर जोड़ लेगा, तो ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको इस साइड से भी OH लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तभी ऑक्सीजन ने प्रोटॉन के ऊपर अटैक करवाया। तो हमने ऐसे दो स्टेप ना दिखाने के बजाय एक ही स्टेप दिखा दिया है। ओके, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट जेमिनल डायोल्स। ओके, और जेमिनल डायोल्स आर वेरी वेरी अनस्टेबल, ये दोबारा वाटर लूज करके, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये दोबारा वाटर लूज करके बैकवर्ड रिएक्शन भी करवा देते हैं टू गिव एल्डिहाइड एंड वाटर बैक। ओके, बट ये जो डायोल्स बनते हैं ये कभी कभार स्टेबल भी हो सकते हैं। कौन से फैक्टर हैं, इसको हाइड्रेट बोला गया है ना, हाइड्रेट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो डायोल बना या जो हाइड्रेट बना ये स्टेबल भी हो सकता है। कब स्टेबल हो सकता है देखते हैं, कैसे स्टेबल कर सकते हैं इसको। पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस, जो इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। जब सबसे पहले देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, नंबर एंड साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप लीड टू क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट एंड हेंस द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीजेस। यहाँ पे जो ये एल्काइल ग्रुप लगे हैं ये कितने क्राउडेड हैं, कितने ज्यादा बल्कि हैं, वो उस हाइड्रेट की स्टेबिलिटी को कम करेंगे। जैसे देखो ये क्या था आपके पास, जैसे आपके पास अभी इन्होंने हाइड्रेट बना दिया हुआ, ये क्या बना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ओके, यहाँ पे क्राउड कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे क्राउड ज्यादा होगा तो ये आपस में रिपेल करते रहेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टेबिलिटी पे फर्क आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या हुआ, इस सी के ऊपर दोनों OH लगे हुए हैं और इस सी के ऊपर एक साइड H लगा हुआ दूसरी साइड CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या बना, तो इसमें थोड़ा सा क्राउड बढ़ गया इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है। इसमें और बढ़ गया, इस कार्बन के ऊपर OH OH और यहाँ पे CH3 CH3, ठीक, क्लियर। तो इसमें भी वही बात निकल के आती है, जो कीटोन होगा, कीटोन के केस में तो दोनों साइड R लगना ही है। ओके, क्लियर, कीटोन के केस में तो दोनों साइड R लगना है, तो इट मींस बल्कीनेस ज्यादा ही होगी कीटोन में। एल्डिहाइड में ये एक तो तसल्ली है कि एक साइड हमें H ही देखने को मिलता है, तो इसलिए एल्डिहाइड्स हैव ग्रेट टेंडेंसी। ओके, एल्डिहाइड जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहने की थोड़ी टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं एज कंपैरिजन टू कीटोन। सेकंड फैक्टर निकल के आता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगा है कार्बोनिल कार्बन के अराउंड, वो हाइड्रेट फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है। जैसे इसका नाम क्या है, क्लोरल। क्यों बोला इसको क्लोरल, क्योंकि ये आपके पास, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो CCl3CHO लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज दी क्लोरल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा वो आप बता दोगे बाद में मेरे को, ठीक है। ये क्लोरल है, इसमें जब वाटर की एडिशन होती है, वैसे ही एडिशन तो वैसे ही होनी है, इसमें से OH नेगेटिव निकलेगा वो कार्बन पे अटैक कर देगा, जो H पॉजिटिव निकलेगा वो इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा एंड यू विल गेट, यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है, ये OH बन गया। ओके, और यहाँ पे OH लग जाएगा। ओके, क्लियर। बट उसे OH की ज्योमेट्री ऐसे होगी, ये OH एक है ये दूसरा OH। ओके, तो देखो अब ये क्या हुआ, इस क्लोरीन की वजह, इस क्लोरीन की इसके साथ H बॉन्डिंग में हो रही है, ये जो OH आया है ना ग्रुप, इस क्लोरीन और इस H में H बॉन्डिंग हो जा रही है, और सिमिलरली इस OH की H और क्लोरीन में H बॉन्डिंग हो जा रही है। तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ये ओवरऑल स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो आपके पास क्लोरल मॉलिक्यूल का हाइड्रेट बना, जिसको क्लोरल हाइड्रेट बोलेंगे, ये स्टेबलाइज क्यों हो पाया, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। और दूसरा, ये रिएक्शन हो जाए उसको किसने फैसिलिटेट किया, एक तो इसकी स्टेबिलिटी है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, दूसरा रीजन ये भी है कि क्लोरल में ये जो आपके पास CCl3 ग्रुप लगा था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ला दी, जिसकी वजह से अटैक हो गया। नहीं तो हो सकता है अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इतना ना हो तो अब अटैक ही ना हो, उस टाइम जो आपके पास हाइड्रेट बनता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव करते हैं, जिसकी वजह से वाटर का अटैक इजी हो जाता है, तभी आपके पास ये जेमिनल डायूल्स बनेंगे जिनको हाइड्रेट बोलते हैं। ओके, क्लियर। जैसे आपके पास ये भी है एक एग्जांपल, इसका नेम क्या है, इंडेन 1,2,3 ट्राईओन।
थोड़ा सा ऑड सा नेम है, कॉमन नेम ही मान के चलो आप इसको, तो इसको थोड़ा सा याद ही कर लो। इंडेन 1 2 3 ट्राइओन, इसको वाटर में ऐड किया तो ऑब्वियस है यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होना है, इसके ऊपर अटैक नहीं होना है क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा तो कार्बोनिल ग्रुप नहीं रहेगा। ओके क्लियर। वैसे भी हमने ये करा ना कि बेंजीन के साथ जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप लगा होगा वो लेस रिएक्टिव होता है, तो इसमें से ये दोनों तो बेंजीन के साथ लगे हुए हैं तो इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन में, सिर्फ ये वाला कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, हालांकि ये भी कार्बोनिल ग्रुप ही है। ठीक है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से OH नेगेटिव आयन निकलेगा, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन है यहाँ पे अटैक हो जाएगा, आपके पास क्या होगा, ये बन जाए, इसके ऊपर भी OH लग जाएगा ऐसे, ये भी OH लग जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपके पास। और अब इसके बीच में भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाएगी। इस इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से क्या होगा, यू विल गेट दिस हाइड्रेट टेबल, और इसका नेम क्या है, निन हाइड्रेट। ओके, और ये H बॉन्डिंग दिखाई हुई है, दिस इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ओके, तो ये है आपके पास फर्स्ट एग्जांपल कर ली हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, जिसमें हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वाटर, जिसमें आपके पास क्या बनते हैं, जेमिनल डाइओल्स, जिनको हाइड्रेट्स भी बोलते हैं। हालांकि यूजुअली हाइड्रेट स्टेबल होते नहीं है, ये एल्डिहाइड या कीटोन जिससे भी बने हो उसको बैकवर्ड बना देते हैं वाटर को लूज करके, बट कुछ कंडीशनें हैं जो इस हाइड्रेट को स्टेबल कर सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए तब ये हाइड्रेट स्टेबल बनेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो प्लस आई जो माइनस आई इफेक्ट करके कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें। और तीसरा, आप ऐसे भी बोल सकते हो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से फैसिलिटेशन होती है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है हाइड्रेट फॉर्म की। ओके, एडिशन ऑफ HCN, इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन्स, साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं, और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज करना है, बेस। ओके, बेस विल बी यूज एज अ कैटलिस्ट। क्यों बेस क्यों यूज करना है एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि बेस क्या करेगा, HCN में से प्रोटॉन को निकाल लेगा, जिसकी वजह से CN नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, जो कि एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ओके, अदरवाइज ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर पाएगा कार्बन साइड से, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन अभी फ्री नहीं हुए हैं, तो इसके लिए हमें पहले साइनाइड बनाना पड़ेगा ऐसे, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। अब जब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन साइड से कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर अटैक करवाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा लाइक दिस। ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे अपने ऊपर नेगेटिव तो रखेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये किसी न किसी प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर देगा। हो सकता है प्रोटॉन उसने वाटर से लिया हो। ओके, और वाटर बनने में प्रोटॉन किसका यूज हुआ था, HCN का, मतलब HCN का प्रोटॉन भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो प्रोटॉन आपका हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन ने अटैक कर दिया, यू विल गेट दिस। इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। साइनाइड ग्रुप लगता है और साथ में हाइड्रिन मतलब हाइड्रो ग्रुप लग जाता है, इसलिए इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ओके, अब ये तो जनरल रिएक्शन की बात होगी, इसमें एग्जांपल देखते हैं। ये रहा एसीटोन, एसीटोन के ऊपर HCl की एडिशन हुई, तो आप ऐसे बोल लो H पॉजिटिव आयन यहाँ ऐड हो गया, CN नेगेटिव आयन इसके साथ ऐड हो गया। ये तो मैकेनिज्म था ना, दिस इज मैकेनिज्म, इसको मैकेनिज्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैकेनिज्म तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी इग्नोर भी कर सकते हो, बाकी सिर्फ याद कर सकते हो कि हाँ भाई, आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जब HCN की एडिशन होती है तो H पॉजिटिव आयन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, CN नेगेटिव आयन जो है वो क्लोरीन से अटैच हो जाता है, एंड यू विल गेट दिस। एक ऐसा कार्बन बनता है जिसके एक साइड OH ग्रुप लगा होता है, एक साइड साइनाइड ग्रुप लगा होता है। और इसका नेमिंग कैसे करते हैं, कार्बन के ऊपर CN और OH लगा होना एक ही कार्बन के ऊपर, उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। बट ये साइनोहाइड्रिन जो बना है ये किससे ड्राइव हुआ है, एसीटोन से ना, सॉरी एसीटोन नहीं है, सॉरी ये तो एल्डिहाइड है, क्योंकि ये वाला CHO ग्रुप है, एसीटोन में यहाँ भी CH3 होता है। इसका नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड ना, तो इसका नेम क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड से ड्राइव हुआ साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, एसीटोन से ड्राइव हुआ साइनोहाइड्रिन, इसको बोलेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ओके, नेमिंग भी कैसे करते हैं ये भी आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ओके, और साइनोहाइड्रिन की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल सिंथेटिक सब्सटेंसेस ऑन हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे दे विल गिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाते हैं। मतलब क्या होता है, वाटर के साथ अटैक करने पे
उनका ये जो साइनाइड ग्रुप है ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप में। ऐसे वाले आपके पास अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी की बोला, जिस कार्बन के ऊपर कार्बोक्सी ग्रुप लगा है उसके ऊपर OH ग्रुप लगा है, तो OH ग्रुप जो है इसको हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं ना, इसलिए इसको बोला अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कई कई तरह के केमिकल्स, कई तरह के सब्सटेंसेस में इसका यूजेज होता है, इसलिए साइनोहाइड्रिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनते हैं बाय ट्रीटिंग विद these with water in the presence of acid। ओके क्लियर। तो ये आपके पास था साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन ऑन एडिशन ऑफ HCl, HCN नॉट HCl। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाई का मतलब होता है, बाइसल्फाइड का मतलब हो गया SO3 नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज द बाइसल्फाइड। सोडियम मतलब Na पॉजिटिव आयन एज अ काउंटर आयन, तो NaHSO3 इट इज कॉल्ड एज द सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, वही है इसमें, ये जो सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करोगे आप, उसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये दिस विल अटैक ऑन कार्बन, Na पॉजिटिव आयन अटैक ऑन ऑक्सीजन, दैट्स इट, यू विल गेट दिस। ये जो अडक्ट मिलेगा बस यही अडक्ट है। ठीक है, फिर हाँ कई बार क्या होता है, ये प्रोटोन भी आयोनाइजेबल है, ये Na पॉजिटिव आयन भी आयोनाइजेबल है, तो होता क्या है कई बार ये आपस में एक्सचेंज भी कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में अप्रोक्सीमेटी में तो पड़े हैं, तो H पॉजिटिव आयन कभी कभार इधर चला जाता है, Na पॉजिटिव इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटोन ट्रांसफर हो सकता है, जरूरी नहीं ये दिखाना, ये ना भी दिखाओगे तो भी चलेगा, ऐसे बना दोगे वो भी ठीक है। मतलब जब भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में आप सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हो, यू विल गेट दी एडिशन प्रोडक्ट, दैट्स इट। और इस एडिशन प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस भी है, क्या इंपॉर्टेंस है अभी मैं बताता हूँ आपको। These bisulfide addition products are usually crystalline solid, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं। ओके, when heated with the dilute mineral acids or aqueous alkalis, these adduct decomposes to regenerate the original aldehydes और ketones। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में बनते हैं। ओके, इसलिए आप इनको एल्डिहाइड और कीटोन को स्टोरेज करने में यूज करते हो। जैसे मान लो आपने इस एसीटोन को स्टोर करना है सॉलिड फॉर्म में, एसीटोन वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये वाला एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सॉलिड फॉर्म में ही बनेगा, तो हम उसको स्टोर कर लेंगे। जब हमें दोबारा ये एसीटोन चाहिए होगा तब हम क्या करेंगे, ये वाला जो एडिशन प्रोडक्ट बना है, इस एडिशन प्रोडक्ट को या तो किसी एल्कली के साथ या किसी मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, आपके पास दोबारा से वही वाला एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा जो आपने लिया था। जैसे ये रहा आपका एडिशन प्रोडक्ट, यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखी है मैंने, उसमें जब HCl ऐड करोगे तो आपका दोबारा वही वाला कीटोन बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, NaCl सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट। और अगर NaH से रिएक्ट करते तो भी दोबारा वही वाला एल्डिहाइड या कीटोन बनता, सोडियम सल्फाइड एंड वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट। ओके क्लियर। तो ये इसको स्टोरेज की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, ये कि स्टोर कैसे करोगे आप एल्डिहाइड और कीटोन को। और दूसरा एक और चीज में काम आता है, दिस रिएक्शन यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मान लो आपका जो है आपके पास मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स, इस कोई एल्डिहाइड है प्लस उसमें अल्कोहल में मिक्स हो रखा है, ठीक, तो आपने क्या करना है, उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल देना है, जितना भी उसमें एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड जो है वो उस सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा, तो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो अल्कोहल है उसको अलग कर दो, ये जो प्रेसिपिटेट बन गए ये उसी एल्डिहाइड के हैं, बस ये एडिशन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बना चुके हैं, इसलिए सॉलिड फॉर्म में आ चुके हैं। तो बस अब क्या करना है, जब आपको वो एल्डिहाइड चाहिए होगा तब इस एडिशन प्रोडक्ट की रिएक्शन करवा दो HCl और NaOH के साथ, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है आपके पास वो दोबारा से एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाएगा। तो ये प्यूरिफिकेशन में काम करवा आता है। ठीक है, और एक्चुअल में इंडस्ट्री में प्यूरिफिकेशन में यही रिएक्शन यूज करी जाती है, और हम ये लेबोरेटरी में भी करते हैं। अभी आपके प्रैक्टिकल्स नहीं लग रहे होंगे स्कूल में, अदरवाइज ये वाला रिएक्शन जो है प्रैक्टिकली भी किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ओके, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है क्योंकि ये जो एडक्ट बनता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में बनता है, तो इसलिए इसको सेपरेट करना भी इजी है, सिंपल फिल्टर पेपर से सेपरेट कर देंगे। ओके, उसके बाद इस क्रिस्टलाइन सॉलिड से दोबारा से वही एल्डिहाइड और कीटोन बना लेंगे बाय ट्रीटिंग इट विद एसिड और बेस। आपके पास नेक्स्ट आता है डी। इसमें अब क्या करेंगे हम, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की
एडिशन करवाएंगे। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जब भी ऐड होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में तो क्या देते हैं, अल्कोहल्स। ठीक है, जनरल रिएक्शन लिख लें। ये रहा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। आपको पता है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है या अराइल ग्रुप होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, और ये जो पॉजिटिव बचा ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा। यू विल गेट दिस एडिशन प्रोडक्ट। उसके बाद जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो होगा क्या, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटना है ना, ऑक्सीजन और MgX वाला। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। वाटर से जो OH नेगेटिव निकलेगा वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, जो H पॉजिटिव निकलेगा वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ओके, क्लियर, यू विल गेट अल्कोहल एंड MgOHX विल बी दी बाय प्रोडक्ट। ओके, ये जनरल रिएक्शन है। क्लियर। अब आपके पास एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको RMgX से ऐड किया, और जब भी आपको पता है जब भी ग्रिग्नर्ड रीजन को ऐड करते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ऐड करते हैं। जितने भी ग्रिग्नर्ड रीजन की रिएक्शंस हैं वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही है। इवन ग्रिग्नर्ड रीजन की प्रेपरेशन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये वाटर से रिएक्ट कर जाता है। तो पहले इन दोनों को मिक्स करके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाया, ये बना एडक्ट। अब इस एडक्ट में वाटर डालना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे H लग जाएगा, जो बन गया आपका अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से आपके पास कौन सा अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। और ये वाला R ग्रुप कहाँ से आ रहा है, जो आपका ग्रिग्नर्ड रीजन में R होगा वही वाला R यहाँ पे होगा। ओके, क्लियर। तो आपने कौन सा अल्कोहल बनाना है उसके अकॉर्डिंग ये वाला R डिसाइड कर लेना है। ठीक, उसके बाद अगर आपने, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड ही है, बस इसमें यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है। तो अब इसमें अब आप RMgX ऐड करवा दो, यू विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 डिग्री अल्कोहल बना बोला। जो कीटोन होते हैं उनसे 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल। जो आपका एल्डिहाइड है बट नॉट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एल्डिहाइड है दे विल गिव 2 डिग्री अल्कोहल, एंड जो कीटोन्स हैं दे विल गिव 3 डिग्री अल्कोहल। दैट्स इट। ओके, ये था एडिशन ऑफ ग्रिग्नर्ड रीजन। ओके, और ग्रिग्नर्ड रीजन वाली कहीं पे भी रिएक्शन आ जाए, कोई भी रिएक्शन आ जाए, आपने उसको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। मान के चलो 1 नंबर का पेपर, 1-2 नंबर का पेपर बोर्ड में ग्रिग्नर्ड रीजन का आ गया, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि कंपटीशन में भी ग्रिग्नर्ड रीजन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा ये वाला कंसेप्ट। तो ग्रिग्नर्ड रीजन नहीं छोड़ना, इसके जितने भी रिएक्शन है उनको ध्यान में दिमाग में रखना है। ओके, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स की एडिशन करवा देनी। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की एडिशन से आपके पास क्या बनते हैं, एसिटल और कीटल फॉर्मेशन विल बी देयर। अगर एल्डिहाइड होगा तो वो एसिटल बनाएगा, अगर कीटोन होगा तो वो कीटल बनाएगा। किसको बोलते हैं एसिटल और कीटल, अभी बात करते हैं। एल्डिहाइड्स रिएक्ट्स टू गिव हेमी एसिटल। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो सबसे पहले किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाते हैं, और उसके बाद उस हेमी एसिटल का फर्दर रिएक्शन होता है और वो एसिटल बना देता है। ओके, जैसे अब ये होता क्या है, अल्कोहल में भी क्या होता है, अल्कोहल जो रिएक्ट होने आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, दिस विल अटैक ऑन कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव जाएगा, H पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्लियर। अब अगर इसमें एक और OR लग जाए देन इट विल बी कॉल्ड एज दी एसिटल। ओके, तो एक और OR कैसे लग सकता है, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करवाए और तब वो प्रोटोन को भी रिलीज करवा देता है यहाँ से। ओके, कैसे मैकेनिज्म क्या है वो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ से ये भी चला गया, ये OR यहाँ पे आके जुड़ गया। अब आपके पास क्या बन गया, एसिटल। ओके, पहले बनेगा एल्डिहाइड से पहले बनेगा हेमी एसिटल, उसके बाद बनेगा कंप्लीट एसिटल। ओके, क्लियर। जैसे ये आपके पास, मैंने अब ये तो जनरल रिएक्शन लिखी थी, ये आपके पास हो गया एग्जैक्ट एग्जांपल। ठीक, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है और ये आपका इथेनॉल उसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है, आपका हेमी एसिटल बना। इसका नेम क्या होगा, नेम कैसे करना है, इसी से ड्राइव करना है, एसिटाल्डिहाइड से ड्राइव्ड है ना ये।
एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड में कौन सा आपने एल्काइल ग्रुप ऐड किया, इसमें इथेनॉल ऐड किया ना, ये इथाइल ग्रुप ऐड किया, इसको बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड में इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया एंड इट इज हेमी एसिटल। ओके, क्योंकि ये हेमी एसिटल की कंडीशन ऑबे कर रहा है। उसके बाद जब इसमें एक और फिनोल फिनोल बोल रहा हूँ, अल्कोहल का ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH रिप्लेस होकर CO2H5 आ जाएगा। ओके क्लियर, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं गलत लिख गया हूँ, यहाँ पे OH है, ये वाला यहाँ पे OH था। ओके, यहाँ पे अब OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किससे, यहाँ पे H की बजाय C2H5 आ जाएगा, तो अब ये क्या बन गया, इट बिकम एसिटल। इसका नेम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड से ड्राइव हुआ है क्योंकि, ओके एसिटाल्डिहाइड है, उसके ऊपर अब 2 एथाइल ग्रुप लगे हैं, डायथाइल एसिटल, और ये है क्या ओवरऑल एसिटल, इसलिए इसका नेम क्या बना, एसिटाल्डिहाइड डायथाइल एसिटल। ओके क्लियर, एंड वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट। और इसके केस में एसिड एज अ कैटलिस्ट काम करता है, मैकेनिज्म क्या है वो अभी डिटेल में आगे करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने लिख ही दिया है, रोल ऑफ HCl, HCl का रोल क्या है, एज अ कैटलिस्ट, एज अ एब्जॉर्बिंग एजेंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, जो आपके पास रिएक्शन के दौरान वाटर लिबरेट हो रहा है, उस वाटर को एब्जॉर्ब भी तो करना है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब होगा, वाटर इज अ प्रोडक्ट, तो अगर प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाए तो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाता है, यू नो दैट अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, ठीक है, तो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एसिटल फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा फैसिलिटेट हो जाएगी। ओके क्लियर, अभी इस पॉइंट को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे पहले बढ़ूंगा, इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद वापस इसी पे आऊंगा, ठीक। उसके बाद आपके पास अगर ये टोन्स हैं, चलो अभी ये भी पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, पहले मैकेनिज्म पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, वैसे मैकेनिज्म कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए अगर नहीं भी करो जो तो चलेगा। तो ये आपका एल्डिहाइड है जो रिएक्ट होने वाला है, प्रोटोन के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, वही है प्रोटोन, ये ऑक्सीजन के ऊपर दोनों जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन बाद में प्रोटोन के ऊपर अटैक कर देगा, हम इसको ऐसे ही दिखा देते हैं डायरेक्ट। तो ये आ गया आपके पास, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया, इसने कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, ये बन गया। ये एसिड से जो प्रोटोन उधारा लिया था वापस भी करना है, तो ये जब आपके पास स्पीसीज बन जाएगी अल्कोहल के एडिशन के बाद, यहाँ से प्रोटोन रिलीज हो जाएगा, एसिड को वापस कर दिया। ओके, उधार लिया हो तो वापस भी करना होता है, ठीक है, तो ये कर दिया हमने, यही जेन्युइन बंदे की पहचान है। तो आपके पास हेमी एसिटल बन गया। अब ये हेमी एसिटल जो बना, इससे एसिटल कैसे बनता है, फिर एसिड इसकी हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, ये हेमी एसिटल बन गया। हेमी एसिटल में ये जो अल्कोहल ग्रुप अभी बचा है OH ग्रुप, तो इस OH ग्रुप के ऊपर ये OH ग्रुप अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा प्रोटोन के ऊपर, यहाँ से आपके पास ये बनाएगा। अब इस स्पीसीज में से वाटर बन सकता है, तो वाटर बना के निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया आपका। ये जो कार्बोकेटाइन बना, इसके ऊपर दूसरे वाला अल्कोहल का मॉलिक्यूल जब दूसरी बार जो रिएक्ट करता है, एक तो पहली बार यहाँ पे रिएक्ट किया, दूसरी बार दूसरे स्टेप में भी करता है ना, तो अब ये जो कार्बोकेटाइन बना, इसके ऊपर दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन से अटैक करेगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा, क्लियर। और अभी प्रोटोन वापस करना है ना दोबारा से एसिड को, तो होगा क्या, यहाँ से भी प्रोटोन रिलीज होगा। ओके, ये ऐसा यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से प्रोटोन रिलीज होके वापस किसको मिल गया, यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं, रिलीज हुआ, क्लियर। और ये आपके पास क्या बन गया, कार्बन के ऊपर 2 नए OR लग गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज दी एसिड। ये प्रोटोन जो लिया था, उधारा लिया था ना यहाँ पे, उसको वापस कर दिया एसिड को दोबारा, तो इसलिए एसिड कैटलिस्ट ही है, एसिड कहीं यूज नहीं हुआ है। ओके, तो इसमें 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं। पहले स्टेप में जब अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो हेमी एसिडल बनाता है, दूसरे स्टेप में अगर अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक्ट करेगा तो वो उस हेमी एसिडल को कन्वर्ट करके एसिडल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब एक और बात, अगर आपने 2 मॉलिक्यूल लेने के बजाय, इसमें हमने क्या किया, अल्कोहल ऐसा यूज किया है जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है कि आपके पास ऐसा रिएक्टेंट अल्कोहल है जिसमें एक ही OH ग्रुप है, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, पहला मॉलिक्यूल रिएक्ट करके हेमी एसिडल बनाता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करके
उसको एसिटल में कन्वर्ट कर देता है। बट अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बजाय एक मॉलिक्यूल हो डाईहाइड्रिक अल्कोहल का, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब आपके पास जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, दोनों इसमें 2 OH ग्रुप हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की वजह से साइक्लिक एसिटल बन जाता है। मतलब इसको ऐसे समझ लो, मतलब ये पूरा मैकेनिज्म होगा तो होगा क्या, इसके इस साइड और इस साइड ये पूरा का पूरा डेंसिटी ऐसे जुड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो आपके पास ये बन जाएगा, ये साइक्लिक वाला एसिटल बन जाएगा। एसिटल ही है ये, बट इसमें साइक्लिक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे यहाँ पे तो दोनों अलग अलग होते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इनके बीच में भी बॉन्ड बना है, ठीक। इसका नेम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड से बना है, एसिटल्डिहाइड से बना है। एसिटल्डिहाइड इथिलीन एसिटल, इथिलीन डेजिग्नेट क्या कर रहा है कि ये कार्बन कार्बन आपस में भी जुड़े हुए हैं, ओके। और यहाँ पे आपने एसिड ना लेके, हालांकि HCl को आप कैटलिस्ट ले सकते थे, बट अगर और HCl के अलावा कोई अल्टरनेटिव ढूंढना है, वो कौन सा होता है, PTS। ये भी एक एसिड ही होता है, इसका नेम क्या है, PTS इज पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड, ये भी एसिड ही है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ये रिलीज करता है ये वाला, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये तो आपने एसिटल फॉर्मेशन की बात करी, एल्डिहाइड से बनते हैं एसिटल्स और कीटोन से बनते हैं कीटल्स। अब कीटल्स की बात करते हैं। जो कीटोन्स होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कभी रिएक्ट करते ही नहीं है, बट दे विल रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल टू गिव साइक्लिक कीटल्स। उसका रीजन ये भी है क्योंकि कीटोन जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव, इसीलिए ये कभी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेंगे। ये अगर करेंगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से साइक्लिक कीटल बनता है। ये रहा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। तो इसको याद कैसे रखना है, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये दोनों यहाँ से लिंक कर जाएंगे, तो आपके पास बन गया ये वाला। अब ये किससे ड्राइव हुआ, ये ऐसी क्या बोलते हैं, ये कीटोन से ड्राइव हुआ है, इसलिए इसको, इसका जो ये वाली स्पीसीज बनेगी इसको कीटल बोलेंगे, एसिटल नहीं बोलेंगे। एसिटल तब बोलते हैं जब एल्डिहाइड से ड्राइव हुआ हो, ठीक है। और इसका नेम क्या होगा, ये एसीटोन से ड्राइव हुआ है, एसीटोन, उसके ऊपर इथिलीन ऐड हुआ है, और ये ओवरऑल है क्या आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं कीटल, एसीटोन इथिलीन कीटल, दैट्स इट, दिस इज इट्स नेम, ओके। तो आगे आपके पास है टाइप 2 रिएक्शन, दिस वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है।